आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मेरा फर्स्ट आता है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड आता है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ आता है द्विस्थापन अभिक्रिया, फिफ्थ आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, सिक्स आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जितने भी अभिक्रिया है हम यहाँ पर नीचे विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। आप समझ लीजिए कि संयोजन के अर्थ ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अभिकारक दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, और दो या दो से अधिक मिलकर जो उत्पाद का निर्माण करेगा वो उत्पाद क्या रहेगा, अकेला रहेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि A प्लस B यानी A और B है, ये क्या अभिकारक है। ठीक है, यहाँ दो अभिकारक है, यहाँ दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी C को निर्माण किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो अभिक्रिया रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना, यानी जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे कि मान लीजिए कि ये A है ना, ये मान लेंगे कि A है और ये जो है सो क्या है, B है। ठीक है, तो क्या होगा, संयोजन में ये दोनों मिलकर इधर उत्पाद की तरफ है ना एक एकल उत्पाद का निर्माण करेगा यानी C का निर्माण करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसके उदाहरण को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता कि कोयले का दहन, है ना, तो कोयला यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दो अभिकारक है, तो दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है ना, CO2। ठीक है, इसी तरह जल का निर्माण का अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिल गया, जुट गया और किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। ठीक है, यानी संयोजन का अर्थ मतलब क्या हो गया, जोड़ना। ठीक है, ये जोड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन के मतलब समझ लीजिए कि तोड़ना। ठीक है, इसको अपघटन भी बोला जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, और इसमें क्या हुआ कि एकल अभिकारक रहेगा, इसको तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो A है वो क्या है, अकेला अभिकारक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक में भी बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो उत्पाद में बदला है B प्लस C। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर और वियोजन हो जाता है, जैसे उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार में आता है। ठीक है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि अगर कोई अभिकारक को तोड़ने के लिए अगर उष्मा की आवश्यकता हो रही तो उष्मीय वियोजन होगा, है ना। सिंपल से इसमें लिखा गया है उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ठीक है, यानी उष्मा द्वारा अगर कोई वियोजन किया गया तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो चूना पत्थर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, इस अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। तो किस में बदल गया, बिना बुझा हुआ चूना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसलिए है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। ठीक है, सिंपल से समझना कि वैसा वियोजन जिसमें हमको उष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है विद्युत वियोजन। ठीक है, इसमें हमको सिंपल से ही देखना है कि इस जल को तोड़ने के लिए, है ना, इस अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें विद्युत धारा का प्रवाहित हुआ, विद्युत धारा की आवश्यकता हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा वियोजन हो जाएगा या विद्युत वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से लिखा गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर H2O है, ठीक है, तो H2O में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 प्लस O2 का निर्माण होगा। कैसे प्रवाहित करेंगे, सिंपल सी मान लेंगे कि हमारे पास ये कोई बीकर है जिसमें हमारे पास H2O है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी एनोड और नेगेटिव, ठीक है, दोनों को हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो पानी होगा सो हीट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन दोनों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत वियोजन समझ में आ गया कि इस अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन। अब नेक्स्ट आता है मेरा क्या, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर अभिकारक को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता हो रही है तो क्या हो जाएगी, वो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। सिंपल सी लिखा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पर है, तो सूर्य के प्रकाश जब हम इसमें डालते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाता है Ag और Cl2 में चेंज होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ को कवर किए इस पेज में, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का काम था जोड़ना और वियोजन का काम क्या था, तोड़ना। और वियोजन अभिक्रिया में फिर 3 पार्ट आया, कौन कौन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मतलब समझ लीजिएगा कि हटाने का काम करता है ये। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, ठीक है, वो कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वैसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है, यहाँ पर उदाहरण है Fe। तो Fe मानिए लोहा, तो ये जो लोहा है सो क्या है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, यानी वैसा तत्व या वैसा धातु या कुछ भी जिसमें जंग जल्दी लग जाए ना, वो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तत्व Fe है ना, और एक यहाँ पर इस यौगिक के साथ यहाँ पर Cu है, ठीक है। यहाँ पर Fe और यहाँ पर क्या है, Cu, ठीक है। तो Fe जो है वो Cu से क्या अधिक क्रियाशील है, ठीक है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, Cu से, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो Fe है इस Cu को इसके यौगिक से हटाकर इसके जगह अपने आप रह जाएगा, ठीक है, और Cu को अलग कर देगा। तो सिंपल से दिया यहाँ पर Fe + CuSO4, ठीक है। तो क्या किया, SO4 के साथ यहाँ पर क्या आ गया, Fe आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि Fe जो था वो अधिक क्रियाशील तत्व था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया और जो Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो सिंपल इस क्या समझना है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर Fe जो है अधिक क्रियाशील तत्व हुआ, उसने Cu को हटाकर उसने अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लिया और Cu को निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पर हो गया FeSO4 + Cu। अब जस्ट अपोजिट क्या था, द्विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या था, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि एक ताकतवर था, एक कमजोर पड़ गया था। तो ताकतवर क्या कर रहा था, कमजोर को विस्थापित कर दे रहा था। और इसमें क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया में इसमें क्या कि दोनों अदला बदली करेगा, ठीक है, आदान प्रदान कर देगा, ठीक है। जिसे यहाँ लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझना है, जैसे यहाँ पर दिया है Na2SO4 + BaCl2 अभिक्रिया किया। तो इसमें क्या क्या देखिए, Cl2 था तो Cl2 के साथ यहाँ Ba था और SO4 के साथ क्या Na है ना। तो क्या करेगा, Na जो है वो इधर आ जाएगा और Bs इधर आ जाएगा, मतलब जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 था पहले से यहाँ पर, ठीक है। तो SO4 की जगह Na था लेकिन चेंज होकर यहाँ पर क्या आ गया, Ba, तो हो जाएगा यहाँ पर BaSO4, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या था, Cl है था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है, यानी जस्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा द्विस्थापन अभिक्रिया, मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा अपचयन और उपचयन, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उपचयन क्या होता है। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है, ठीक है। यानी कोई पदार्थ में
अगर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अभिकारक यहाँ देखिए, अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, यहाँ पर CO2 हो गया। ठीक है, यानी इस कार्बन में पहले यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ आके ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की ह्रास अगर हम नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हुआ तो उपचयन कहलाया और ऑक्सीजन की अगर ह्रास हुई तो अपचयन कहलाया। जस्ट बस सिंपल सी है। उपचयन में क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ती है, और अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की हटती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि C+O2 तो अभिक्रिया करके क्या हो गया, CO2, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, अपचयन में क्या है, सिंपल से कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होता है और ऑक्सीजन की ह्रास होता है, तो हमको सिर्फ ये कंप्लीट करना, ऑक्सीजन की क्या होना, कमी होना। इसमें उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, इसमें क्या, ऑक्सीजन की कमी होना, अपचयन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, CuO है प्लस H2 अभिक्रिया किया है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यह अभिक्रिया के बाद क्या हो, कॉपर से ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब घट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, यही बात है। अब आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है कि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है। तो यहाँ लिखा है वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ में हो तो वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर CuO है। ठीक है, यहाँ पर CuO है प्लस H2 अभिक्रिया किए हैं तो क्या बन गया, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो CuO के पास यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो Cu के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब कमी हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ से ये अपचयन हो गया। यहाँ पर दर्शा दिया गया, क्या हो गया, यहाँ पर ये अपचयन हो गया। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ इसके पास तो ऑक्सीजन अभी नहीं है, लेकिन अभिक्रिया बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो सिंपल सी बात हम समझ गए कि उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो, है ना, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी सिंपल है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर, है ना। ये भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, लेकिन इसमें क्या आता है, तापमान के आधार पर हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, मतलब उत्पाद तो निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH4 यानी मीथेन गैस यानी प्राकृतिक गैस प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हम दहन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, और क्या होगा, ऊष्मा भी ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है, उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल ही समझना है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो या उत्पन्न हो या निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जिन अभिक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए, मतलब ये जो अभिकारक है इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या जाता है, वियोजन अभिक्रिया का जितने भी पार्ट है ना, वो सारा क्या आ जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आ जाता है। जैसे हम पढ़े थे अभी वियोजन अभिक्रिया में, जैसे ऊष्मीय वियोजन, तो इसमें देखिए इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हुआ, इसको तोड़ने के लिए H2O को विद्युत धारा की आवश्यकता हुआ। ठीक है, इसी तरह AgCl को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता हुई। तो यही तो इसमें ऊष्मा शोषी में बोल रहा है कि जिन अभिक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा,
प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर कुछ दिया गया, आप यहाँ पर वियोजन का जो भी है तीनों में कोई भी उदाहरण दे सकते हो। तो N2 + O2 अभिक्रिया करके NO बनाएगा, इसमें जो 43.2 यहाँ पर क्या ये यहाँ पर ऊष्मा की जो आवश्यकता हुई है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, है ना, मतलब हमारे डेली के जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव है। तो इसमें सबसे पहला आता है संक्षारण। संक्षारण के मतलब हम समझ जाते हैं कि जंग लग जाता है, जैसे कोई धातु चीज़ होता है उसमें जंग लग जाता है ना। तो कैसे लगता है, तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, इसे ही संक्षारण कहते हैं, है ना। जैसे कभी देखे होंगे कि जैसे ये लोहा है तो खरीदने के समय वो तो चिकना रहता है, लेकिन जब उसको कुछ दिन पानी में रख देते हैं तो इसके ऊपर भूरे रंग का क्या होता है, जंग जैसा एक परत चढ़ जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाता है, तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है, ठीक है, ये सब जंग लगने के कारण ही होता है। अब आगे आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है, तो लिखा गया यहाँ पर वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, मतलब तेल से बना हुआ खाने वाला सामान, तो इसी को बोलते हैं तेलीय खाद्य सामग्री। वायु के संपर्क में आने पर जब वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है, क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। तो उपचयित होने से क्या होता है, उसका स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है और जिससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब आता है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं या उसे वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, है ना। कभी आप देखे होंगे कि जैसे कुरकुरे वगैरह होता है जिसमें हवा ज़्यादा और चिप्स कम मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारा चिप्स है या कुरकुरे हो क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या कहता है, वायु को संपर्क उसमें आने नहीं देता, ठीक है, और वो उपचयित होने से बच जाता है, या उसे वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट चैप्टर को, है ना, 3rd पार्ट में डिवाइड किए, 1st, 2nd और 3rd, और तीनों पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जाके आप 1st पार्ट और 2nd पार्ट देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।